रामचंद्र श्रृंखला किताब 2 सीता मिथिला की योद्धा। लेखक अमीश त्रिपाठी। अनुवादक उर्मिला गुप्ता। अध्याय 23। बहुत रात हो गई थी। चौथे प्रहर का चौथा घंटा। राम सीता के साथ लक्ष्मण और समीची भी मधुकर निवास की छत पर अंदरूनी दीवार के किनारे पर पहुंच चुके थे। समग्र मधुकर निवास परिसर सुरक्षा के लिहाज से खाली करवा दिया गया था। बाहरी दीवार पर बनी खंदक नहर से कश्तियों वाला पुल गिरा दिया गया था। मिथिला की फौज के 4000 महिला और पुरुष अधिकारी नगर में सुरक्षा व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिहाज से पर्याप्त थे, लेकिन क्या दो दीवारों का लाभ उठाते हुए भी वह रावण के अंगरक्षकों को रोक पाने में समर्थ हो सकेंगे? वे संख्या में 2 के मुकाबले 5 थे। सीता को यकीन था कि वो कर सकते थे। विषम परिस्थितियों में पशु ज्यादा खतरनाक ढंग से लड़ते हैं। मिथिलावासी जीत के लिए नहीं लड़ रहे थे, या धन के लिए, या अहंकार के लिए। वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। वो अपने नगर को बचाने के लिए लड़ रहे थे, और ये खुले मैदान में होने वाली पारंपरिक लड़ाई नहीं थी। मिथिलावासी सुरक्षित दीवारों के पीछे थे। वास्तव में दोहरी दीवार के पीछे युद्ध से बचने का ऐसा समाधान जो दूसरे किलों में नहीं देखा गया था। लंका के अधिकारियों को ऐसे हालत में लड़ने का अनुभव नहीं होगा। कम सिपाही होना ऐसे हालत में उतना घाटे का सौदा नहीं था। राम और सीता बाहरी दीवार की सुरक्षा के प्रति बेफिक्र थे। वे चाहते थे कि रावण और उसकी सेना उसे पार करके अंदरूनी दीवार पर हमला करे। तब लंकावासी 2 दीवारों के मध्य फंस जाएं और मिथिला के तीर आसानी से उन्हें अपना निशाना बना लेंगे। उन्हें दूसरी तरफ से बाणों की बौछार की उम्मीद थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी लकड़ी की ढालें मंगवा ली थी, जिनका इस्तेमाल मिथिला में सामान्य तौर पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। लक्ष्मण ने उन्हें तीरों से बचने के कुछ आधारभूत तरीके बता दिए थे। मलय पुत्र कहाँ है? लक्ष्मण ने पूछा। सीता ने आसपास देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि मलय पुत्र उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। वो उम्मीद कर रही थी कि वो लंका वासियों को वापस भेजने के लिए कोई तिकड़म लगा रहे हो। राम लक्ष्मण से फुसफुसाए, लगता है यह हमारा ही मामला है। लक्ष्मण ने अपना सिर हिलाते हुए थूका, कायर। सीता ने जवाब नहीं दिया। पिछले कुछ दिनों में वो जान गई थी कि लक्ष्मण गर्म दिमाग के थे, और उन्हें आने वाले संग्राम इस गर्मजोशी की जरूरत थी। देखो, समीची ने कहा। सीता और लक्ष्मण ने उस दिशा में देखा जहां समीची ने संकेत किया था। मिथिला की बाहरी दीवार के किनारे बनी खंदक झील के दूसरी ओर मशालों की पंक्ति दिखाई दे रही थी। रावण के अंगरक्षक शाम से ही जोर शोर से काम करने लगे थे। उन्होंने जंगल को काटकर झील पार करने के लिए नाव बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उनके देखते देखते लंका के सैनिकों ने अपनी नावों को खंदक झील में उतारना शुरू कर दिया। मिथिला पर बस कुछ ही समय में हमला होने वाला था। समय आ गया है, सीता ने कहा। हाँ, राम ने कहा। वो लोग शायद आधे घंटे में ही बाहरी दीवार तक पहुँच जाएंगे। रात को गूंजती शंख की आवाज़ अब रावण और उसके दल की पहचान बन चुकी थी। मशाल की धधकती ज्वाला को देखकर वे समझ गए थे कि लंकावासी मिथिला की बाहरी दीवार पर सीढ़ियां लगाकर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वे यहाँ हैं, राम ने कहा। सीता अपने संदेशवाहक की तरफ मुड़ी और सिर हिलाया। संदेश तुरंत ही पंक्ति में खड़ी मिथिला की सेना तक पहुंच गया। सीता को अब रावण के धनुर्धरों की ओर से बाणों की बौछार की उम्मीद थी। लंका के धनुर्धर तभी बाण चला सकते थे जब उनके सैनिक दीवार से बाहर हो। जिस पल वे दीवार पर चढ़ना शुरू करेंगे, उन्हें तभी बाणों की वर्षा रोकनी पड़ेगी। धनुर्धर अपने ही आदमियों को मारने का जोखिम नहीं ले सकते थे। अचानक ही बाण चलने की तीव्र ध्वनि सुनाई दी। ढाल! सीता चिल्लाई। मिथिला वासियों ने तुरंत अपनी ढाल उठा ली। वे लंका वासियों की तरफ से आ रहे बाणों की बौछार का सामना करने को तैयार थे। सीता तुरंत समझ गई, यह आवाज़ सामान्य तीर चलने की आवाज़ से कुछ अलग थी। यह उतनी तीव्र थी मानो हजारों बाण एक साथ छोड़े जा रहे हो। कुछ बड़ी चीज़ फेंकी जा रही थी। अपनी ढाल के पीछे छिपी सीता ने राम को देखा। वो भाप गई कि वो भी परेशान थे। उनकी सोच सही थी। भारी बाणों ने मिथिला वासियों की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को भेद दिया था। ढालों के टूटने और मिथिला के सैनिकों के अधीर क्रदन से सारा माहौल भर गया। बहुत से मिथिलावासी देखते देखते ही ढेर हो गए थे। वह क्या है? ढाल के पीछे छिपने की कोशिश करते हुए लक्ष्मण चिल्लाए। सीता ने देखा कि जैसे ही एक तेज चाकू की तरह तीर राम की लकड़ी की ढाल में घुसा, उसके 2 टुकड़े हो गए। वह बस बाल बाल बचे थे। भाला
उनकी लकड़ी की ढालें बाणों से सुरक्षा करने में समर्थ थी, बड़े भालों से नहीं। इतनी दूरी से भाले कैसे फेंक सकते? बाणों की पहली बौछार समाप्त हो गई थी। सीता जानती थी कि कुछ ही पलों बाद दूसरी शुरू हो जाने वाली थी। उन्होंने अपनी ढाल नीची करके आसपास देखा। राम ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने राम को कहते सुना, प्रभु रुद्र कृपा करें। भारी विनाश हुआ था। मिथिला के कम से कम 1/4 सैनिक या तो मर चुके थे या बुरी तरह से घायल थे। भालों ने उनकी ढालों के साथ साथ उनके शरीर को भी फाड़कर रख दिया था। राम ने सीता को देखा। किसी भी पल दूसरी बौछार हो सकती है। घरों में घुस जाओ, घरों में घुस जाओ, सीता चिल्लाई। घरों में घुस जाओ। सैनिक चिल्लाते हुए दरवाजे की ओर भागे और दरवाजे खोलकर उनमें कूद गए। यह बचने का सबसे अव्यवस्थित तरीका था, लेकिन अभी के लिए प्रभावशाली था। कुछ ही पलों में मिथिला का बचा हुआ हर सैनिक सुरक्षित रूप से घरों में कूद चुका था। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, बाणों की बौछार ने मधुकर निवास की छतों पर गिरना शुरू कर दिया। कुछ पीछे रह गए सैनिकों के अलावा अभी के लिए अन्य सभी सुरक्षित थे। जैसे ही वो घर में सुरक्षित हुए, राम ने सीता को एक और खींचा। लक्ष्मण और समीची भी उनके पास गए। अपनी राजकुमारी के पीछे खड़ी समीची के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो परेशानी से अपना माथा रगड़ रही थी। सीता मुश्किल से सांस ले पा रही थी। उनकी आंखें बेचैन शेरनी के सामने इधर उधर डोल रही थी और रोम रोम से गुस्सा फूट रहा था। अब क्या? राम ने सीता से पूछा। रावण के सिपाहियों ने अब बाहरी दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया होगा। वे जल्दी ही ऊपर पहुंच जाएंगे। वहां उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। सीता को कुछ सूझ नहीं रहा था। वो बेबसी महसूस कर रही थी और हताश। हे भगवान! सीता, राम ने उकसाया। सीता की आंखें अचानक फैल गईं। खिड़कियाँ? क्या? हैरान समीची ने पूछा। सीता ने तुरंत उपसेनापतियों को अपने पास बुलाया। उन्होंने तुरंत मधुकर निवास में लगी लकड़ी की खिड़कियां तोड़ देने का निर्देश दिया, वो जो अंदरूनी दीवार पर थी। मधुकर निवास की खिड़कियां 2 दीवारों के मध्य पड़ने वाले बगीचे में खुलती थीं। वहां से लंका के हमलावरों पर बाण चलाए जा सकते थे। बहुत बढ़िया, लक्ष्मण कहते हुए तुरंत खिड़की की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने अपनी बाह खींचते हुए मांसपेशी पर जोर डालकर खिड़की पर जोरदार प्रहार किया और एक ही प्रहार में उसे गिरा दिया। मधुकर निवास के इस विभाग में सभी घर एक बरामदे के माध्यम से जुड़े हुए थे। तुरंत ही संदेश सब जगह फैल गया। पल भर में ही मिथिला वासियों ने खिड़की को तोड़कर बाहरी और अंदरूनी दीवार के मध्य आए लंका के सैनिकों पर तीर चलाने शुरू कर दिए। लंका वासियों को किसी तरह के विरोध की उम्मीद नहीं थी। वे सहजता से उनके बाणों की चपेट में आ गए। नुकसान भारी हुआ था। मिथिला के सैनिक बिना रुके बाण चलाकर ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मनों को मार रहे थे। इससे अचानक ही उनका आक्रमण धीमा पड़ गया। अकस्मात शंखनाद सुनाई दिया, लेकिन इस बार वह भिन्न स्वर निकाल रहा था। लंकावासी तुरंत पीछे मुड़कर जाने लगे। उन्हें जल्द से जल्द आश्रय स्थलों में जाने की आवश्यकता थी। मिथिला वासियों के घरों से विजय का तीव्र नाद सुनाई दिया। उन्होंने पहले हमले को मात दी थी। राम, सीता और लक्ष्मण मधुकर निवास की छत पर खड़े थे। प्रातः का उजाला धरती पर धीरे धीरे उतर रहा था। सूर्य की मृदु किरणें लंका के भालों से हुए भीषण नुकसान पर विरोधाभास दर्शा रही थी। तबाही हृदय विदारक थी। सीता ने अपने आसपास मिथिला सैनिकों के कटे कटे शव देखे। उनके सिर नसों से लटके हुए थे। कुछ के अंग बाहर निकल आए थे। कुछ भाला लगने से बहे खून की वजह से मरे थे। मेरे 1000 सैनिक। भाभी, हमने उन्हें भी कड़ी टक्कर दी, लक्ष्मण ने अपनी भाभी से कहा। बाहरी और अंदरूनी दीवार के बीच लंका के भी कम से कम 1000 सैनिक मृत पड़े हैं। सीता ने लक्ष्मण को देखा। हमेशा प्रकाशित रहने वाली उनकी आंखों में आज आंसू थे। हाँ, लेकिन उनके पास 9000 सैनिक बचे हैं। हमारे पास अब महज 3000 सैनिक ही है। राम ने खंदक झील के पार लंका शिविर की गतिविधियों को देखा। घायलों के इलाज के लिए चिकित्सक शिविर लग गए थे। फिर भी लंका के बहुत से सैनिक तत्परता से काम में जुटे थे। पेड़ों को काटकर जंगल की सीमा को पीछे करते जा रहे थे। यकीनन उनकी मंशा वापस जाने की नहीं थी। अगली बार वो और बेहतर तैयारी से आएंगे, राम ने कहा। अगर वह अंदरूनी दीवार पर चढ़ पाने में कामयाब रहे तो सब खत्म हो जाएगा। सीता ने अपना हाथ राम के कंधे पर रखकर जमीन को देखते हुए आह भरी।
उन्हें महज छूने पर से शक्ति का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था उन्हें भरोसेमंद साथी मिल गया था। सीता ने पीछे मुड़कर अपने नगर को देखा। उनकी निगाहें मधुकर निवास के बगीचे के परे बने प्रभु रुद्र के विशाल मंदिर की मीनार पर पड़ी। उनकी आंखें दृढ़ हो आई, मानो उनकी नसों में धातु का संचार होने लगा। कुछ खत्म नहीं होगा। मैं अपनी प्रजा को भी अपने साथ आने को कहूँगी। अगर मेरे लोग अपनी रसोई के चाकुओं के साथ भी खड़े हो जाए तो वे एक एक सैनिक पर 10 लोग होंगे। हम उनसे लड़ सकते हैं। सीता महसूस कर पा रही थी कि उनके छूने से राम के कंधे की मांसपेशियां तन रही थी। उन्होंने उनकी आंखों में देखा। उन्हें उनमें सिर्फ विश्वास और भरोसा नजर आया। उन्हें मुझ पर भरोसा है। वो मानते हैं कि मैं ये संभाल लूँगी, मैं ये संभालूँगी, मैं असफल नहीं होंगी। सीता ने सिर हिलाया। वह तय कर चुकी थी और तुरंत मिथिला सैनिकों को अपने पीछे आने का इशारा करके चल दी। राम और लक्ष्मण भी उनके पीछे चले, उनकी गति से गति मिलाते हुए। वो पीछे मुड़ी। नहीं, कृपया आप यहीं रुकिए। मुझे यहाँ रोकने के लिए किसी ऐसे की ज़रूरत है जिस पर मैं भरोसा कर सकूँ, जो युद्ध को समझता हो और जो लंका वासियों के अचानक हमले को रोक सके। लक्ष्मण ने कुछ तर्क देने की कोशिश की, लेकिन राम का इशारा पाकर खामोश रह गए। हम यहीं रुकेंगे सीता, राम ने कहा। हमारे यहाँ रहते कोई भी लंकावासी नगर में पैर नहीं रख सकेगा। जल्दी से दूसरे लोगों को बुला लाओ। सीता ने मुस्कुराकर राम का हाथ छुआ और फिर वो मुड़कर चली गई। दिन का तीसरा प्रहर भी लगभग खत्म होने वाला था। दोपहर होने में 3 घंटे बाकी थे। दिन पूरी तरह निकल आया था, लेकिन यह रोशनी नगरवासियों के लिए ज्ञान का उजाला लेकर आई थी। मिथिला के 1000 बहादुर सिपाहियों की मौत और मधुकर निवास पर हुए विनाश की खबर से नागरिकों का खून गुस्से से नहीं खोला था। मिथिला वासियों के कम संख्या, कम उपकरणों के बावजूद अपने प्रधानमंत्री की अगुवाई में लड़ने की कहानी उन्हें प्रेरित नहीं कर रही थी। दरअसल माहौल में समर्पण, समझौते या मोल तोल की बातें सुनाई देने लगी थी। सीता ने बाजार चौक में व्यापारियों को एकत्र कर लंका की फौज के सामने नागरिक सेना बनाने का प्रस्ताव रखा था। इस बात को कुछ घंटे बीत चुके थे। अमीर लोगों का अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान या संपत्ति को दांव में न लगाना हैरानी की बात नहीं थी। इससे ज़्यादा सदमा तो इस बात का था कि वो गरीब, जिनकी जिंदगी सुनैना और सीता के सुधार कार्यों की वजह से संवर रही थी, वो भी अपने साम्राज्य के लिए लड़ने को तैयार नहीं थे। मिथिला के दूसरे अधिकारियों तक जो कृतर्क इस मामले में पहुंच रहे थे, उन्हें सुनकर सीता का सिर फटा जा रहा था। वो सब कायरों के बहाने थे। हमें यथार्थवादी होना चाहिए। हमने गरीबी से उबर कर, पैसा कमाकर, संपत्ति बनाकर अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा इसलिए नहीं दिलवाई थी कि एक दिन युद्ध में यूँ अपनी जान गंवा दे। सच में क्या हिंसा से किसी समस्या का समाधान निकला है? हमें प्रेम का अभ्यास करना चाहिए, न कि युद्ध का। युद्ध महज पैतृक उच्च वर्गीय षड्यंत्र है। लंकावासी भी हमारी तरह इंसान हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम उनसे बात करें तो वो हमारी बात सुनेंगे। सच में क्या हमारा मन साफ है? हम लंकावासियों के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमें सम्राट रावण का अपमान नहीं करना चाहिए था। बहुत से पुलिस अधिकारी मर गए तो क्या हुआ? हमारी रक्षा करना तो उनका काम है, और हमारे लिए जान देना। ऐसा तो नहीं है कि वो मुफ्त में ऐसा कर रहे हैं। हम कर क्यों चुकाते हैं? करों की बात करें तो लंका में कर की दरें हमसे काफ़ी कम हैं। मुझे लगता है हमें लंकावासियों के साथ सौदा करना चाहिए। चलो इस बात पर मतदान करो। अपनी तरफ से भरसक कोशिश करने के बाद सीता ने जनक और उर्मिला को भी नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा। जनक, मिथिला के सम्मानित व्यक्ति ने भी उन्हें लड़ने के लिए उकसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उर्मिला, जो महिलाओं के बीच लोकप्रिय थी, उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सीता ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। वो ऐसे कायर नागरिकों को खरा खरा सुनाने ही वाली थी कि तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उन्होंने मुड़कर देखा तो समीची को खड़ा पाया। सीता जल्दी से उसे एक और खींच लाई। बताओ वो कहाँ है? समीची को विश्वामित्र और अरिष्टनेमि को खोजने के लिए भेजा गया था।
सीता मान ही नहीं सकती थी कि मलयपुत्र उन्हें ऐसे समय में छोड़कर चले जाएंगे जब उनके नगर पर हमले का खतरा हो। वो जानती थी कि नगर के साथ उनकी जान भी जा सकती थी और वो जानती थी कि उनका जिंदा रहना उनके लिए कितना ज़रूरी था। मैंने सब जगह देखा सीता, समीची ने कहा, वो मुझे कहीं नहीं मिले। सीता ने नीचे देखकर मन ही मन अपशब्द कहे। समीची मुश्किल से बोल पाई, सीता। सीता ने अपनी दोस्त को देखा। मैं जानती हूँ आप ये नहीं सुनना चाहती, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमें लंका वासियों के साथ सौदा करना ही होगा। अगर हम प्रभु रावण को। सीता की आंखें ज्वाला उगल रही थी। तुम मेरे सामने ऐसी बातें नहीं। मधुकर निवास से सुनाई पड़े जोरदार धमाके से सीता की बात बीच में ही रह गई। मधुकर निवास के उस विभाग पर जोरदार धमाका हुआ था जहां से अभी कुछ देर पहले वो छिपकर लंका वासियों के साथ लड़ रहे थे। कुछ ही पलों बाद उसी विभाग से कोई प्रक्षेपास्त्र निकलता दिखाई दिया। वो विकराल चाप में आगे बढ़ रहा था, नगर की खाई की तरफ जहां लंका वासियों के शिविर थे। बाजार चौक में उपस्थित सभी लोगों की निगाहें उसी दिशा में जमी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ था। किसी को नहीं, सिवाय सीता के। सीता तुरंत समझ गई कि मलयपुत्र पूरी रात कहाँ थे, वो क्या तैयारी कर रहे थे, उन्होंने क्या किया था। असुरास्त्र प्रक्षेपास्त्र खाई के झील पर से उड़ा। उसमें छोटे छोटे विस्फोट हो रहे थे। एक पल में असुरास्त्र लंका के शिविर पर छा गया और फिर नाटकीय अंदाज से फट गया। मिथिला में देखने वालों को फटते प्रक्षेपास्त्र से चमकीली हरी रोशनी निकलती दिखाई दी। वो जोरदार धमाके से फटा था, जैसे आग का गोला हो। प्रक्षेपास्त्र से अवयव नीचे गिरते दिखाई दे रहे थे। जब वो आसमान में इस भयानक नज़ारे के साक्षी बन रहे थे, तब कान फोड़ू धमाके ने मिथिला की दीवारों को हिला दिया। बाजार चौक में जो नागरिक कुछ पल पहले तक आपस में बहस कर रहे थे, वो अपनी जगह जड़ खड़े थे। मिथिला वासियों ने हाथों से अपने कान ढक लिए, कुछ रहम के लिए प्रार्थना करने लगे। भीड़ में भयानक खामोशी छा गई थी। कई दुबके हुए नागरिक दुविधा से इधर उधर देख रहे थे, लेकिन सीता जानती थी कि मिथिला को बचा लिया गया था। वो ये भी जानती थी कि क्या होगा। ये विनाश रावण और उसके साथियों पर हुआ था, जिससे वो असक्षम हो जाएंगे सुन्न की स्थिति में, कुछ दिनों या फिर कुछ सप्ताह के लिए। उनमें से कुछ मर भी जाएंगे, लेकिन उनका नगर सुरक्षित था, उसे बचा लिया गया था। मधुकर निवास पर हुए विनाश के बाद ये शायद रावण को रोकने का एकमात्र रास्ता था। उनकी नसों में राहत की एक लहर दौड़ गई। वो फुसफुसाई, मलयपुत्र और गुरु विश्वामित्र पर प्रभु रुद्र कृपा करे। फिर एक झटके की तरह उनकी चेतना जागृत हुई। उनके दिल में एक घबराहट हुई। असुरास्त्र चलाया किसने था? वह जानती थी कि असुरास्त्र दूर से चलाया जाने वाला हथियार था। सही दूरी से एक सक्षम धनुर्धारी ही सफलतापूर्वक इसे चला सकता था। अभी मिथिला में ऐसे 3 इंसान थे जो ये कर सकते थे, जो प्रक्षेपास्त्र चलाने वाले अग्नि बाण को मार सकते थे। विश्वामित्र, अरिष्टनेमि और राम। नहीं नहीं, प्रभु रुद्र रहम करो। सीता मधुकर निवास की तरफ दौड़ी। उनके पीछे समीची और उनके अंगरक्षक थे।